हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। अगर आप DSSB, KBS, NBS, EMRS या BPSC की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन है तो TGT SST के लिए इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। और हमारा यहाँ पर DSSB का अगर हम देखें या EMRS और KBS का देखें सिलेबस, तो उसमें फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आपको देखने को मिलेगा। वही हम आज पढ़ रहे हैं। दो क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं जिसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देख लिया था, फूड सिक्योरिटी देख लिया था। अब फूड सिक्योरिटी के दो पॉइंट है, एक है बफर स्टॉक और एक है इश्यू प्राइस। आज हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगली क्लास होगी जो लास्ट क्लास, वो इसके ऊपर होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बफर स्टॉक पे, या मतलब भारत की खाद्य सुरक्षा में क्या क्या है प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। तो भुखमरी, पहले तो हमने बात की थी गरीबी, अब भुखमरी। भुखमरी असुरक्षा को देखने की दृष्टि से भारत का दूसरा पहलू है। अगर हमें देखनी है कि भारत की जो जनसंख्या है वो असुरक्षित है, तो उसमें दूसरा पहलू क्या काम करेगा, वो भुखमरी करेगा। ठीक है, भुखमरी के बारे में हम देखेंगे, पॉवर्टी के बारे में हम देखेंगे कि ये हमारा दूसरा पहलू है। तो इस तरह अगर हम भुखमरी को खत्म कर दें, मतलब खाद्य से असुरक्षित जो लोग हैं उन लोगों को फूड प्रोवाइड करा दें, तो फिर क्या होगा, तो भुखमरी की जो समस्या है उस समस्या को किसी हद तक हम खत्म कर सकते हैं। इसी के बारे में बात करेंगे। भुखमरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की आपको भुखमरी देखने को मिलेगी। एक तो होती है दीर्घकालिक, मतलब लॉन्ग टर्म होगी आपकी भुखमरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक होती है सीजनल। तो एक लॉन्ग टर्म, दूसरी सीजनल। अब इन दोनों में अंतर क्या है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था आपका, ये हमारा इसमें सीधे सीधे लाइन आई थी ना, तो इसी वजह से हम पढ़ेंगे। दीर्घकालिक भुखमरी क्या होती है? मात्रा या गुणवत्ता, अगर हम क्वालिटी या क्वांटिटी की बात करें, उसके आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। और इसमें गरीब लोग अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधे सीधे आपकी आ जाएगी। ठीक है, कि अगर निम्न आय हो और जीवित रहने के लिए खाद्य खरीदने में असमर्थ हो, तो कौन सी भुखमरी दिखाई देगी आपको? वो भुखमरी दिखाई देगी आपको लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म भुखमरी के लिए आपको ये चीजें कंडीशन होती हैं। उसके साथ अगर हम भुखमरी की बात करें, मौसमी भुखमरी की बात करें, तो मौसमी भुखमरी में क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे बना था आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में ये भुखमरी हमें देखने को मिलती है और मौसमी प्रकृति के कारण होती है। मतलब सीजनल जो चेंजेस होते हैं उसके कारण होती है कि कभी कभी तो किसी व्यक्ति को वेतन मिलता है, कभी कभी किसी व्यक्ति को वेतन नहीं मिलता है। और उसका कारण क्या होता है कि अगर हम अपना सेक्टर में देखें, प्राइमरी सेक्टर में देखें काम, तो प्राइमरी सेक्टर में किस तरीके से काम हो रहा है कि अब मान लीजिए कृषि का एक एग्जांपल ले लेते हैं, और कृषि क्या पूरे वर्ष थोड़ी नहीं होती रहती है। कभी किसी व्यक्ति की जरूरत है, कभी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अगर आप मजदूरों की बात करें तो मजदूरों की जरूरत कब पड़ती है? जब कटाई हो रही है, बुआई हो रही है, उस टाइम पर जरूरत पड़ेगी। पानी देना जाना है तो उस टाइम पर जरूरत पड़ेगी। तो बाकी का जो समय होता है उस समय पर क्या हमें देखने को मिलेगा? उस समय पर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। तो रोजगार और भुखमरी दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट है। रोजगार होगा तो आप खाना खरीद सकते हैं, रोजगार नहीं है, खाना नहीं खरीद सकते। तो रोजगार भी क्या सा होता है? अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो वो कैसी होती है? मौसमी बेरोजगारी भी हमें देखने को मिली है और ये बात हम पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से जब मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित कोई व्यक्ति होता है, वो अपने खाद्य को नहीं ले पाता है, तब वहां पर हमें सीजनल भुखमरी देखने को मिलेगी। और ये कैसा होता है? जैसे हम देखें बरसात के मौसम में क्या हो रहा है, बरसात के मौसम में जरूरत नहीं है, या फिर निर्माण का कोई काम हो रहा है औद्योगिक क्षेत्र में, अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप अपना घर बना रहे हैं, तो वहां पर मजदूरों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बरसात के टाइम पे थोड़ी नहीं काम करेंगे, तो उस समय पर कैसी दिखाई देगी आपको? मौसमी भुखमरी दिखाई देगी। तो ये भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम करने में अक्षम रहता है, तब उसे क्या कहेंगे? सीजनल भुखमरी कहेंगे। ओके, तो समझ में आया? तो ये इसका भी एग्जांपल है। अब बात करते हैं ग्रामीण और शहरी भुखमरी में किस तरीके का अंतर है। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना, क्वेश्चन में ये फैक्ट नहीं आएगा कि 16.2% है 1983 में। ये आएगा कि किसमें भुखमरी हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो केवल मौसमी भुखमरी की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए पहले 16.2 थी, अब कम होगा 2.6% आगे गिर गई है। तो इसका मतलब ये है कि मौसमी भुखमरी ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो रही है। अब यहां पर शहरी क्षेत्रों में देखो 5.6 थी, वो 0.6 ही रह रही है। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में ही, अगर हम 1983 की बात करें और 2000 की बात करें, तो वहां पर मौसमी भुखमरी कम हुई है। भुखमरी तो अपने पूरे देश में कम ही हुई है, लेकिन यहां पर देखें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.6 है और यहां पर शहरी क्षेत्रों में 0.6% है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौसमी भुखमरी कहां पर ज्यादा देखने को मिलती है, तो वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसा ही सेम अगर दीर्घकालिक भुखमरी की बात करें हम, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, तो 2.3% थी जो 0.7% रह गई, और 0.8% थी जो 0.3% रह गई है। तो अब देखिए यहां पर भी यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है दीर्घकालिक भुखमरी, और टोटल की बात करें तो टोटल भी आपको ज्यादा दिखाई देगा ग्रामीण भुखमरी का। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए, आपको गूगली देने के लिए क्वेश्चन आ जाए, गूगली क्वेश्चन क्या होगा, वो इस तरीके से होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी भुखमरी, ये क्वेश्चन आप बताओ, इसका आंसर बताओ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में भुखमरी से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 2000 तक, 1980 से लेके 2000 तक शहरी क्षेत्रों से अधिक प्रभावित हुई है। मतलब आपको दिखाना है कि जो नेगेटिव एक्सेलरेटिंग पावर होती है, ठीक है, वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिली है या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिली है। ये आपको इस तरीके से बताना है। कल मैं इसका आंसर भी बता दूंगा कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता के बाद हमने क्या किया। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों के लिए आत्मनिर्भर होने का पहला ही हमारा लक्ष्य था कि भारत को क्या करना है, खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर करना है। और ये चीज के लिए हमने क्या किया, 1960 का दशक हरित क्रांति हमारे यहाँ पर आई, और हरित क्रांति ने क्या किया था, गेहूं और चावल के उत्पादन में पुरजोर वृद्धि की। बहुत ज्यादा वृद्धि हुई गेहूं और चावल के उत्पादन में, और एक टाइम यह आया कि न केवल हमारा देश आत्मनिर्भर बना, बल्कि हम अन्य देशों को निर्यात भी करने लगे। मतलब पहले हम क्या करते थे, पहले इंपोर्ट किया करते थे, खाद्य पदार्थ का हम इंपोर्ट किया करते थे। सरकार ने एक नियम बनाया कि ऐसा करते हैं, मतलब उन्होंने एक नीति लेकर आए कि ऐसा करते हैं कि जो निर्यात आयात है, मतलब जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट को खत्म किया जाए और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने हरित क्रांति चलाया। अब हरित क्रांति से उत्पादन में होने लगी लगातार वृद्धि, इतनी वृद्धि हुई कि पहले जो इंपोर्ट किया जाता था खाद्य पदार्थ, अब उसे हम एक्सपोर्ट भी करने लगे, अन्य देशों में जाकर बेचने लगे। तो हमारे यहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव तो बहुत अच्छा पड़ा था, लेकिन क्या उस हरित क्रांति के प्रभाव से हम अपने यहाँ पर भुखमरी को समाप्त कर पाए? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो पाया। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर क्या हो रहा है, हरित क्रांति के प्रभाव हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले। लेकिन यहीं पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहुंच जाए, इसके बाद हम उड़ीसा या फिर नीचे की तरफ देखें, आंध्र प्रदेश देखें, तमिलनाडु देखें, क्या यहां पर हरित क्रांति के प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिले थे? नहीं, ये चीज हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी हमने इसके लिए क्या किया, तो इसके लिए ये कुछ आंकड़े हैं, आपको आंकड़े याद नहीं करने हैं, पहले ही बता दे रहा हूं मैं, बस ये है कि आप मैप थोड़ा सा देख लिया करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, 26.87% से 17.69 करोड़ टन, क्रमशः 15-16 में रहा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिली थी। वो कितनी थी, 15.75 और 12.51 करोड़ टन थी। ये 15-16 के आंकड़े हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो इससे हमें ये नहीं देखना है कि ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि आंकड़े क्या है, लेकिन ये पूछ लिया जाएगा कि वृद्धि हो रही है, किस जगह पे वृद्धि हो रही है, कैसी हो रही है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जब हरित क्रांति आई तो उससे प्रचुर वृद्धि हमें देखने को तो मिली थी। अब भारत में खाद्य सुरक्षा की बात करें कि केवल हमारे यहां पर फसल उपजाना, मतलब कृषि की आय में वृद्धि कर दिया जाए कि अगर एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 10 टन पहले गेहूं उगता था, अब हमने उस जगह पर 20 टन गेहूं उगाना शुरू कर दिया, तो क्या हमारे यहां पर खाद्य सुरक्षा हो जाएगी? उसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। तो 70 के दशक में हरित क्रांति के प्रारंभ हो गया, और उसके आने के बाद मौसम में विपरीत दशाओं के दौरान देश में अकाल नहीं पड़ा। ठीक है, अकाल नहीं पड़ा, उसका कारण क्या था? क्योंकि यहां पर कुछ चीजें अपनाई गई थी, सरकार के द्वारा कुछ चीजें अपनाई गई थी, उनके बारे में बात करेंगे कि देश में उपजाई जाने वाली जो फसलें हैं, उसके कारण भारत पिछले 30 साल के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनाए। ये भी बात हम कर चुके हैं, आत्मनिर्भर बन गया। तो सरकार ने क्या किया, इस खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और मौसमी स्थिति जो खराब हो जाती है उस समय पर भी खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कार्य किए? उसने किए 2 कार्य, बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला कार्य किया था बफर स्टॉक का, बफर स्टॉक, और दूसरा किया था पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जो दो सिस्टम है, दो आपके कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स पे हमें बात करने की जरूरत है। बफर स्टॉक भी हम देखेंगे और पीडीएस सिस्टम किस तरीके से हमारे यहां पर काम करता है, कैसे काम करता है, दोनों को पढ़ना जरूरी है। दोनों में से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले आप एक मैप देखिए जो हमने बोला था अनाज के उपज में, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो अनाज के उपज में क्या हो रहा है, 2021 में देखिए ये कितना उपज बढ़ गई, 300 साल। तो क्या ये लगातार, अब जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूं कि क्या लगातार खाद्य उपज में लगातार हमें वृद्धि देखने को मिली है 1960 से लेकर 2021 तक? तो ऐसा तो नहीं है। क्या हुआ था 2014-15 और 2015-16 में, आपको ये थोड़ा सा नीचे ग्राफ जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन यहीं से अगर बोल दिया जाए 2014 से लेके लगातार हमें वृद्धि देखने को मिली है, तो हाँ, लगातार हमें वृद्धि देखने को मिली है। मैप देखने का तरीका ये होता है, इस वजह से आपको आंकड़े दिए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे 2017 से लगातार वृद्धि हो रही है, हाँ 2017 से वृद्धि हो रही है। 2010 से लगातार वृद्धि हो रही है, नहीं, 2014-15 में थोड़ा सा हमें डिक्रीजमेंट देखने को मिला था। अब बात करते हैं अपने बफर स्टॉक की। बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक जो है वो भारतीय खाद्य निगम की बात करें, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, तो एफसीआई द्वारा यह संचालित होता है, ठीक है। तो एफसीआई का नाम आपको याद रखना है। अब एफसीआई में किया क्या जाता है, क्या करती है सरकार? बफर स्टॉक का क्या मतलब है? आपके पास कुछ भी एक ऐसा मान लेके चलिए, आपके यहाँ पे घर पे एक इस तरीके का कनस्तर हुआ करता होगा जिसे हम कुठला कहते हैं, आपको याद होगा ना, जो साधारण भाषा में है कुठला जिसे कहते हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आपके यहाँ पर अभी जैसे फसल कट रही है, फसल कटाई का टाइम है आपका, और फसल कटने के बाद गेहूं आपके पास आएंगे और वो गेहूं आप भर के रख लेते हैं, 2 कुंटल या 4 कुंटल आप भर के रखते होंगे और सोचते होंगे कि इससे हम पूरे वर्ष काम चलाएंगे। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि हर टाइम पे हम मार्केट से जाके नहीं खरीद सकते हैं गेहूं को। यही काम करती है सरकार। सरकार किस तरीके से काम करती है? सरकार करती है किसानों से बात, किसानों से कहती है कि आप ऐसा करिए, अपना गेहूं हमें ला के दीजिए, हम उस गेहूं को खरीद लेंगे और गेहूं को अपने पास स्टॉक करके रख लेंगे। जब भी मौसम की विपरीत स्थिति हमें देखने को मिलेगी तब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में और लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया? ये है बफर स्टॉक का एकदम साधारण मतलब। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, भाई किसान क्यों बेचेंगे सरकार को अपना गेहूं, या फिर सरकार को गेहूं बेच भी दें तो सरकार कौन से रुपयों का पालन करेगी, मतलब कौन से नियम होंगे उनको जो रुपए देने होंगे उसके लिए, ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो इन चीजों के लिए क्या किया जाता है, सरकार पूरा एक नियम तैयार करती है, ठीक है। और वो काम कौन करता है? एफसीआई ही नियम तैयार करती है। तो उत्पादन जो किसान उत्पादन कर रहे हैं गेहूं या चावल को, वो खरीदती है, सरकार खरीदती है। और अगर खरीदनी होगी तो वो क्या करेगी, जैसे ही आप कोई एक किसान है वो फसल उगाना शुरू करेगा, फसल उगाने से शुरू करते ही सरकार उनके लिए रुपए बता देती है, रुपए निर्धारित कर देती है। वो उसे क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब कि गेहूं का उत्पादन आप करिए और गेहूं फसल उगाने से पूर्व गेहूं का उत्पादन करना है, किसी भी किसान को गेहूं का उत्पादन करना है तो पहले से ही बना देगी, देखिए 20 रुपए पर किलो के हिसाब से हम गेहूं को आपका खरीदेंगे। अगर मार्केट में आपका 21 रुपए का गेहूं बिक रहा है तो आप बेचिए जाके, 22 रुपए का बिक रहा है तो बेचिए जाके। तो ये काम सरकार करती है। बाकी का अगर आपका 20 रुपए में नहीं बिक रहा है, 19 रुपए में मार्केट प्राइस है, तो आप क्या करिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर सरकार को बेच दीजिए। सरकार 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपका गेहूं खरीदेगी। इससे किसानों की आय भी एक मजबूत हो गई कि किसान को भी अब भय नहीं है कि देखिए अगर जो मार्केट में हमारा नहीं बिका गेहूं तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर बेच देंगे सरकार को, सरकार खरीद लेगी। सरकार इसके लिए बाध्य है, सरकार खरीद लेगी, वो 20 रुपए पर किलो उसने पहले से ही बना रखा है। इसलिए किसान क्या करेंगे, गेहूं या चावल का उत्पादन करेंगे और सरकार को बेचेंगे। इसी तरीके से सरकार वहां से खरीद लेगी किसानों से और उसे कहा रख देगी, अपने एक स्टॉक में रख देगी। उस स्टॉक को कहते हैं बफर स्टॉक। अब इस बफर स्टॉक का क्या होगा, भाई उन्होंने एक स्टॉक करके तो रख लिया, ठीक है, इसका भी क्या होगा? तो पीडीएस आपको समझ में आ गया ना। अब पीडीएस जब समझ में आ गया तो पीडीएस से भी एक क्वेश्चन आया है तो वो भी आपको याद रखना है। अब उस उत्पादन को जो स्टॉक करके रख लिया उसका क्या करेंगे, जब मौसमी दशाएं बिगड़ेगी,
सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब केवल मौसमी दशाएं बिगड़ने पर ही सरकार इस तरीके का काम नहीं करती है। हमें पता है हमारे देश में जब भूखमरी है तो लगातार ही खाद्य के डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ रही है अपने देश में। कहीं ना कहीं भूखमरी हमें देखने को मिल रही है। और वो भूखमरी कैसी होगी? अत्यंत गरीब लोग या फिर गरीब लोग, गरीबी रेखा से नीचे जो रह रहे हैं, उन लोगों को लगातार सस्ते दामों पर खाद्यान्न का हमें प्रोवाइड कराना होगा। तो ये चीज जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो वो सस्ते दामों पर जब सरकार प्रोवाइड कराती है तो उसके लिए भी एक प्रणाली होनी चाहिए कि भाई फिर प्रोवाइड कैसे कराओगे आप? तो प्रोवाइड कराने के लिए ही हमारा आता है पीडीएस सिस्टम। ओके, तो अभी इस पर ही बात करते हैं। इसका क्या है कि बफर स्टॉक क्यों बनाती है उसके लिए। तो ऐसी जो क्षेत्र होते हैं जहां पर बाजार कीमतों से कम कीमतों पर अनाज का वितरण किया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? अनाज के जो कम कीमत पर अभी जो हमने बताया, तो उन्हें क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप इशू प्राइस। ठीक है, इशू प्राइस, निर्गत कीमत कहेंगे। तो इशू प्राइस का भी हमें याद रखना है कि बाजार कीमतों से कम कीमत पर अनाज का वितरण किन लोगों को किया जाता है? ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है या समाज के उन गरीब वर्गों के लिए किया जाता है जो अपने लिए खाद्य उत्पादन नहीं कर सकते हैं, मतलब भुखमरी के शिकार हैं। ओके, तो उनके लिए कौन सी कीमत जनरेट करती है सरकार? वो होती है इशू प्राइस। अब ये क्या करता है? खराब मौसम में या आपदा काल में भी इस तरीके का समस्या को समाधान करने के लिए भी सरकार इस तरीके का काम करती है। ठीक है, ना केवल पीडीएस सिस्टम में, बल्कि अगर मौसम खराब हो तो पूरे देश में ही वितरण करेगी। अब समझ में आया? तो अब बात करेंगे पीडीएस में। ओके, तो पीडीएस की स्टार्ट करते हैं। पीडीएस क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। अब भाई एक चीज आई, राशन दुकानें क्या है भाई? राशन दुकानें, और उसके बाद सरकार द्वारा विनियमित होनी चाहिए ये राशन दुकानें। ठीक है, तो राशन दुकानें वो होती हैं, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा कहीं पर पीडीएस की एक शॉप होगी, वहां पर क्या किया जाता है? जो नॉर्मल आपकी शॉप होगी, नॉर्मल शॉप में आपको 20 रुपए पर किलो गेहूं मिलना है। लेकिन जब आप पीडीएस वाली दुकान पे जाएंगे तो वहां पर जो गेहूं है वो 2 रुपए पर किलो मिलेगा आपको। तो ये भाई इतना डिफरेंस कैसे? ये डिफरेंस ही दिखाता है हमें कि हमारे यहाँ पर जो भुखमरी से ग्रसित लोग हैं उसके लिए सरकार काम कर रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 20 रुपए पर किलो में गेहूं खरीद सके, तो 2 रुपए पर किलो में गेहूं वो खरीदती है। किससे खरीदती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। और ये कहाँ है? अधिकांश क्षेत्र कहाँ होते हैं? गांव में, कस्बों में, शहर में हमें दिखाई देती हैं राशन की दुकानें। और ये जो राशन की दुकानें होती हैं, इन दुकानों को एक नाम और कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स। ओके, तो फेयर प्राइस शॉप्स भी आपको नाम याद रखना है। यहां पर क्या मिलेगा? चीनी मिलेगा, गेहूं मिलेगा, चावल मिलते हैं, मिट्टी का तेल। अब देखिए मिट्टी का तेल अब बंद हो गया है, लेकिन ठीक है आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो ठीक है। अब ये जो बाजार कीमतों से कम कीमतों पर लोगों को बेचते हैं, और यही जो बेचते हैं वो किस आधार पर बेचते हैं? तो जो लोग होते हैं उनके पास होते हैं राशन कार्ड। राशन कार्ड के आधार पर हम देते हैं। तो अब कैसे दिया जाता है उसके लिए अनुबंधित है, जैसे 35 किलो हमें अनाज देना है, 5 लीटर मिट्टी का तेल देना है, 5 किलो चीनी देनी है। ये हर जगह का अलग अलग होता है, तो उसके लिए अभी याद नहीं रखना है, ये फैक्ट नहीं याद रखना है। ओके, तो राशन कार्ड देते हैं। तो राशन कार्ड कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ये देखिए लाल ही लाल ठीक है, तो राशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उसमें अंत्योदय कार्ड, आपको नाम याद रखना है, अंत्योदय कार्ड। और वो किन के लिए होता है? वो निर्धन से भी निर्धन लोगों के लिए होते हैं, जो सबसे निचले तबके पर लोग होंगे, सबसे नीचे दबे हुए, जिनके पास 1 रुपया नहीं है खाने के लिए, वो भूखमरी से मर ही जाएंगे अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो। समझ में आया? तो वो आएंगे पहले, तो अंत्योदय कार्ड होता है उनके लिए। दूसरा होता है बीपीएल कार्ड। बीपीएल क्या कार्ड, क्या मतलब है? बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब एक पॉवर्टी लाइन होती है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पॉवर्टी लाइन की। पॉवर्टी लाइन कौन कौन डिसाइड करती है आप बताइए हमें? एक तो आपके वैश्विक स्तर पर देखी जाती है, दूसरी भारत सरकार भी बताती है पॉवर्टी लाइन। तो जो वैश्विक स्तर पर पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है उसका आंसर मुझे बताइए। आपका पॉवर्टी लाइन आप लिखना, पॉवर्टी लाइन, और उसके बाद बताना कि कौन वैश्विक स्तर पर इसे जारी करती है। तो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक पॉवर्टी लाइन होगी, उससे नीचे जो लोग गुजर बसर कर रहे हैं उनके लिए एक होता है बीपीएल कार्ड। फिर उसके बाद कुछ अन्य लोग भी होंगे, मतलब बीपीएल से ऊपर के कुछ लोग होंगे, उनके लिए एक कहा जाता है एपीएल, मतलब एबव पॉवर्टी लाइन। तो ये
3 तरीके के आपको राशन कार्ड देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर जो भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने जो पीडीएस सिस्टम स्टार्ट किया, राशन की दुकानें जो स्टार्ट की, वो कब स्टार्ट की? 1940 के दशक में एक अकाल आया था, और वो अकाल आपको पता है कितना भयंकर था। बंगाल में अकाल आया और इसके लिए आपका क्वेश्चन भी बन चुका है। तो बंगाल में जो अकाल आया था, उस स्थिति को दोबारा जनरेट ना करने पड़े, वो स्थिति दोबारा हमारे देश में ना देखने को मिले, इसके लिए ही राशन दुकानों के लिए सरकार ने कदम उठाए और उसके लिए काम किया। और इसमें हरित क्रांति ने बहुत सहयोग दिया था। हरित क्रांति के कारण 1960 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित हो गई, क्योंकि अब सरकार के पास स्टॉक है और उस स्टॉक का वो प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान रखते हुए 70 के दशक में क्या हुआ था? एनएसएसओ। अब आपको याद है ना एनएसएसओ, अब क्या बन गया है? एनएसओ बन गया है, ठीक है। तो वो एनएसएसओ के रिपोर्ट के अनुसार ही खाद्य में 3 प्रयोग किए गए थे। 1970 की बात कर रहे हैं। 3 कार्य शुरू किए गए थे सरकार के द्वारा। कौन कौन से शुरू किए गए थे? पहला तो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यही पीडीएस सिस्टम। ये पहले से था, पीडीएस सिस्टम पहले से था, लेकिन इसे और अधिक मजबूत किया गया। उसके बाद किया गया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये 2 आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद तीसरा और किया गया था फूड फॉर वर्क, मतलब काम के बदले अनाज योजना। ये कब लागू की गई थी? 77-78 में प्रारंभ की गई थी ये, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 3 सरकार के द्वारा 1970 के दशक में काम स्टार्ट किए थे। अब बाकी के जो अभी भी लागू हैं और नए जो काम है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें आपको सारे बता दिए जाएंगे। ओके, तो इसके साथ जो भी कार्यक्रम चल रहे थे, इन कार्यक्रमों में सुधार की गुंजाइश रहती है, हमेशा ही सुधार की गुंजाइश रहती है। ऐसा नहीं है कि अभी एक बार बना दिया सरकार ने कोई नियम, अब वो नियम के अनुसार ही हम चलते रहे। 1970 की बात कर रहे हैं, 1980 के दशक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें भी हमें सुधार करने की जरूरत पड़ी, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तो हमेशा ही सुधार होता रहा। और उसके बाद एक और आया ऑप्शन मिड डे मील का, ठीक है। अब मिड डे मील का नाम बदल दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन आज की ही वीडियो का, मिड डे मील का जो नाम बदल के रख दिया गया है, क्या है उसका नाम? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। तो मिड डे मील था, उस अब मतलब अब बदल गया है, निकल ही जाएगा मेरे मुंह से। तो इस तरीके के काम शुरुआत की गई। और अच्छा बताइए, मिड डे मील की जब शुरुआत की गई थी तो मिड डे मील का उद्देश्य क्या था? जो लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आपको पता ही है मिड डे मील शिक्षा के क्षेत्र में आया था, तो क्या था उद्देश्य, क्या था? कोई 2 उद्देश्य बताइए इनके, वो और सीक्वेंस में बताना कि पहले उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका, द्वितीयक उद्देश्य क्या है। ओके, तो इस तरीके से काम किए गए। उसके साथ साथ और भी काम किए गए, जैसे ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया, रोजगार गारंटी योजना आई गई थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लाई गई थी, दोपहर का भोजन वही मिड डे मील, और एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ये तो सारी हमने नाम पढ़ी लिए। तो ये सेवाएं भी स्टार्ट की गई थी सरकार की। तो यहां पर अब मैं समझता हूं कि आपको पीडीएस अच्छे से समझ में आ गया होगा और बफर स्टॉक भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बस आपको परिभाषाएं ढंग से पढ़नी है। ये पीडीएफ आप ढंग से पढ़ लेना, 2 बार क्लास देखना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। लेक्चर पसंद आता है लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। पहले तो क्वेश्चन करिए, ठीक है। अभी जो रोते हैं ना, फिर बाद में फिर मुझे गुस्सा आता है कि क्वेश्चन नहीं बनने हैं। वीडियो देखिए ढंग से और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उन पर रिसर्च करिए, आप उस पर देखिए, गूगल पे देखिए, तुरंत ये काम करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ कर लेंगे 4-5 दिन बाद, मैं कह रहा हूं भूल जाओगे आप, तो वो काम नहीं करना है। तुरंत नीचे डालिए, अपना आंसर डालिए और आंसर डाल के फिर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अगले दिन रिवीजन करने के लिए 2 की स्पीड पे क्लास देखिए, बस कुछ नहीं करना है इकोनॉमिक्स में, जो मैं बता रहा हूं वो करते रहिए। तो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।